आज हम अच्छे शिक्षक के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नेल्सन एल बॉसिंग ने कहा है, शिक्षा की किसी भी योजना में मैं शिक्षक को केंद्रीय स्थान देता हूँ। यहाँ कहा गया है, उन्होंने बताया है कि शिक्षा की किसी भी योजना अर्थात पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की क्रिया में शिक्षक जो होता है वो केंद्रीय स्थान पे होता है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। सत्य यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों पर प्रभाव डालने वाला शिक्षक के समान दूसरा कोई तत्व नहीं है। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो छात्रों पर प्रभाव पड़ता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा, अगर शिक्षक नहीं होगा तो छात्रों को सिखाएगा कौन। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। इसके लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है, संस्थान जो होता है वो बगीचे की तरह है, विद्यार्थी इसमें टेंडर प्लांट है। शिक्षक एक माली की तरह होता है जो छोटे पौधों को अच्छी तरह से देखभाल करता है। छात्र देश और राष्ट्र की भावी संपत्ति है। उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का दायित्व शिक्षक पर होता है। वह इस दायित्व का निर्वाह तभी कर सकता है जब स्वयं उसमें उपयुक्त शारीरिक, मानसिक और नैतिक गुण हो। यहाँ कहा गया है कि अगर एक शिक्षक अच्छा पढ़ाने में नहीं होगा, उसके अंदर मानसिक विकास नहीं हुआ रहेगा, वो अपने विषय में अच्छा नहीं होगा, तो छात्रों को क्या सिखाएगा। क्योंकि छात्र जो है शिक्षक से ही सीख रहे हैं, और जो छात्र है वो हमारे देश और राष्ट्र की भावी संपत्ति है। हमारे देश का जो कल है वो छात्र पर ही निर्भर है। तो शिक्षक उसे जब तक बेहतर नहीं बना सकता जब तक वो खुद को ना बेहतर बना ले। आइए अब हम देखते हैं अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होते हैं। कहा जाता है कि शिक्षक एक रियल मेकर है। हमारे इतिहास इसके लिए गवाह है कि शिक्षक क्या है, रियल मेकर है। जिस तरह एक घर बनाने वाला इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट छोटे से स्थान को घर का एक सुंदर सा रूप दे देता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी किसी भी विद्यार्थी को किसी भी रूप में ढाल सकता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक आर्किटेक्ट जो इंजीनियर होता है ना, वो छोटा सा भी उसको कोई स्थान मिल जाए तो वो घर का रूप बहुत आसानी से, उसमें एक कमरा बना देगा, उस रहने का भी, एक आपके लिए किचन भी हो जाएगा, बाथरूम वगैरह हर चीज़ एकदम व्यवस्थित ढंग से बना देता। उसी प्रकार जो शिक्षक है वो किसी भी विद्यार्थी को किसी भी रूप में डाल सकता है। इसके लिए साइकोलॉजी ऑफ दिस वर्ल्ड सोसाइटी में कहा गया है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो प्लास्टिक की तरह होता है, आप उसे किसी भी रूप में मोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होते हैं। अच्छा शिक्षक में सबसे पहला गुण है उसका अच्छा स्वास्थ्य। एक शिक्षक का सबसे पहला गुण होता है, शारीरिक गुण में जो आता है कि वो अच्छा स्वास्थ्य है। अच्छे शिक्षक का सबसे पहला गुण उसका अच्छा स्वास्थ्य है। ऐसे स्वास्थ्य वाला शिक्षक अपने कार्य को सरलता से कर पाएगा, सत्यता से और सफलता के साथ कर सकता है। मतलब अगर एक टीचर स्वस्थ है तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा ना, क्योंकि अरस्तू ने भी हमें कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब टीचर को बीमार होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उसका कंसंट्रेट ही नहीं रहेगा, वो खुद ही ठीक नहीं होगा तो दूसरे को क्या सिखाएगा। तो सबसे पहला जो इसमें गुण है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। इस दूसरा गुण हो गया स्फूर्ति व उत्साह। एक टीचर में सदैव ही कार्य करने के लिए स्फूर्ति होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। अगर कोई हतोत्साही टीचर अगर किसी क्लास में चला जाएगा तो क्या अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। इन गुणों का अनुकरण करके अपने कार्य में प्रशंसनीय प्रगति कर सकता है। उत्साहहीन शिक्षक की कला उत्साहहीनता का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करती है। रायबर्न ने क्या कहा है, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा। अगर एक टीचर पूरी तरह से हतोत्साहित होकर, मन उदास होकर, ऐसा लग रहा है कि एकदम ना खुद ही चल सकता है, निर्जीव की तरह, उसमें कोई स्फूर्ति ही नहीं है, तो उसका कक्षा भी क्या होगा, उदासीन होगा, निर्जीव होगा। सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा।
सजीव और उत्साहपूर्ण शिक्षक की कक्षा में निष्कपटता का वातावरण होता है। अगर कोई सजीव टीचर मतलब कि कोई सजीव शिक्षक है मतलब कि पूरी तरह से उत्साहित है, प्रोत्साहित है, अपने कार्य को करने के लिए इच्छुक है, तो उसका कक्षा भी उसी तरह का होगा ना। बच्चे भी पूरी तरह से एक्टिव होंगे, सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। एक निष्क्रिय टीचर सक्रिय रूप से नहीं पढ़ा सकता। तीसरा है वेशभूषा। अच्छे शिक्षक की वेशभूषा आकर्षक भले ही ना हो पर नेत्र प्रिय अवश्य होती है। मेले जूते, गंदे कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और बिखरे हुए बालों का वाला शिक्षक छात्रों को आकर्षित ना कर सकने के कारण अपने शिक्षण में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ बोला गया है कि वेशभूषा जो होता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। एक टीचर की वेशभूषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे साफ़ सुथरी ड्रेस पहन के आए, ज़्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ ना हो, ताकि जो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे डर ना जाए। ऐसा ड्रेस हो नीट एंड क्लीन, ताकि बच्चों भी प्रेरित हो कि अपने कपड़े को साफ रख पाए, क्योंकि शिक्षक जो होता है ना, वो किसी भी बच्चे का एक रियल आदर्श की तरह होता है। एक टीचर अपने आप को वो उन्हीं रूप में देखने लगता है कि काश मैं भी उनकी तरह बन पाता। हाँ, तो हर चीज़, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ छात्र सीखते हैं और हमारी वेशभूषा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सही वेशभूषा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्वर। स्वर के बारे में रिस्क ने कहा है, स्वर एक शक्तिशाली साधन है, अतः अच्छे शिक्षक का स्वर कोमल और स्पष्ट होता है। एक अच्छा टीचर जो होता है उसका जो स्वर है वो कोमल होगा और स्पष्ट, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा लिया या बहुत कठोर आवाज़ में पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। एकदम कोमल आवाज़ से पढ़ाए और स्पष्ट होना चाहिए। जो कार्य चिल्लाने से नहीं होता ना, वो स्पष्ट और शांत स्वर में बोलने से हो जाता है। 5वां नंबर पे आता है भाषा। अच्छे शिक्षक की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होती है। छात्रों को ऐसी भाषा में रुचि होती है और वे कठिन से कठिन पाठ को सरलता से समझ जाते हैं। कठिन और अलंकारिक भाषा को समझने में छात्रों को कठिनाई होती है, अतः वे उसे समझने का प्रयास ही नहीं करते। अगर कोई टीचर है वो कोई लेंदी भाषा में पढ़ा रहा है जो उसे भी समझ ना आ रही है, तो छात्र कहाँ से समझेंगे। तो भाषा जो होती है ना, वो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट सरल होना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाए। ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठिन कठिन वर्ड्स जो होते हैं, जैसे उसकी मीनिंग शॉर्ट में बता देना चाहिए कि बच्चों इसका मीनिंग ये होता है, ताकि बच्चे इंटरेस्ट पैदा करें, ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो, कठिनाई ना हो। अगर बच्चे को कठिनाई होने लगेगी ना, तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा। दूसरा आखिरी जो शारीरिक गुण में है, व्यक्तित्व। पेंटन ने बताया है कि व्यक्तित्व का संबंध उन प्रभावों से है जो शिक्षक दूसरे व्यक्तियों पर उत्पन्न करता है। व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ये बात है कि अगर हमारा व्यक्तित्व सही होगा तो उसका प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा। पेंटन के इस कथन को स्पष्ट हो जाता है कि अच्छे शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला शिक्षक स्वस्थ, निरोग, विद्वान, चरित्रवान और कार्यकुशल तथा अच्छी आदतें, रुचियों और व्यवहार वाला होता है। इन गुणों के अभाव में शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है, फलता हुआ छात्रों को कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। अगर एक शिक्षक का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, वो स्वस्थ ही नहीं है, तो फिर वो कैसे पढ़ाएगा। एक शिक्षक में स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उसे विद्वान, अपने विषय का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, अच्छे चरित्र वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। आप जो कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव बच्चों पर कहीं पड़ेगा। उसके अपने कार्य में कुशलता भी होनी चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, उसकी रुचियाँ भी अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमेशा आपसे किसी एक बच्चे पे को आगे बढ़ाए और दूसरे को ना बढ़ाए। ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो अगर ध्यान दे तो सारे बच्चों पर एक समान ही ध्यान दे। अतः आज के क्लास में हमने अच्छे शिक्षक के शारीरिक गुण के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम उसके मानसिक गुण के बारे में देखेंगे।